बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ महमूद गज़नवी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कोहिस्तान कोचिंग एकेडमी। आज मैं बात करूँगा कि कुछ एमसीक्यूज़ मुझे मिले हैं पीएमसी के। अब ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा डेट का मतलब ये एमसीक्यूज़ हैं, यानी कि 5 सितंबर है, क्या सितंबर है इसका नहीं पता है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये एमसीक्यूज़ जो हैं ये पीएमसी में आए हुए हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे, इनके सलूशन देखेंगे कि इन एमसीक्यूज़ को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो उनमें से सबसे पहली जो एमसीक्यूज़ है वो ये है, कलर ऑफ सेकेंडियम। जब सेकेंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो तो उस वक़्त उसका कलर क्या होगा। कलर ऑफ सेकेंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सेकेंडियम का कलर क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखें, एक है रेड है, एक ग्रीन है, एक कलरलेस है, एक कोई और ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो है सेकेंडियम +3 का कलर क्या होगा, क्वेश्चन ये है। ये एमसीक्यूज़ आप लोगों के पास आई है कहाँ से, ये DNF ब्लॉक की लिमिट से है। चैप्टर नंबर 2 जो है KPK का वही है। ठीक है, अब इसको हम हैंडल करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। पहले थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आने वाले एमसीक्यूज़, आने वाले टेस्ट में शायद इससे हट के कोई इस तरह से भी एमसीक्यूज़ आ सकता है कि आपसे पूछा जाए कि कलर ऑफ कापर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 का क्या होगा। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसके एक सिंपल सी ट्रिक है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। वो ये है, कज़न सच थी, कज़न सच थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो CU है ना, CU इसका मतलब है कि आपके पास CU का मतलब है कापर। CU का मतलब क्या है, कापर। ZN का मतलब क्या है, जिंक। S और C आपने लेना है, S और C आपने लेना है। तो सेकेंडियम बनेगा, ये सेकेंडियम, जिंक और कापर। और उसके बाद टिटानियम, TI से आपने क्या लेना है, TI लेना है, टिटानियम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कापर +1 ऑक्सीडेशन का कलर नहीं होता। कापर जिंक +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जिंक अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो उस वक़्त इसका कलर नहीं होता। सेकेंडियम जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे उस वक़्त इसका कलर नहीं होता। और टिटानियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो उस वक़्त इसका कलर नहीं होगा। तो अब हमसे पूछा क्या है, सेकेंडियम +3 का कलर क्या होगा। तो यहाँ पे +3 जब भी सेकेंडियम का होगा तो उस वक़्त इसका कलर नहीं होगा। तो कलर नहीं है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में किसको पता है कि ये आ जाएगा कापर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट, जब कापर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो उस वक़्त इसका कलर क्या होगा। तो वो आपके पास क्या होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए। या इस तरह से आ जाए कि टिटानियम +4 की ऑक्सीडेशन, जब टिटानियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो उस वक़्त इसका कलर क्या होगा, तो फिर भी कलरलेस होगा। ठीक है, सेकेंडियम का क्या होगा, +3 में तो कलरलेस होगा। जिंक का क्या होगा, +2 में तो कलरलेस होगा। ये एमसीक्यूज़ आप इस तरह से याद रख सकते हैं। कज़न सच थी, कज़न में से आपने कज़न से कापर, जिंक, और सच में से आपने S और C लेना है। सेकेंडियम थी में से आपने लेना है T और I लेना है, टिटानियम। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ आप इस तरह से हल कर सकते हैं। अब दूसरे एमसीक्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। ये बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरी इम्पल्स अवे फ्राम न्यूरॉन। कहता है कि कौन सा ऐसा है इनमें से जो इम्पल्स को न्यूरॉन से दूर लेके जाता है। तो अब देखें, डेंड्राइट्स है ना, एक एक्जान है और दूसरा है डेंड्राइट्स। अब और दो ऑप्शन भी बन सकते हैं, लेकिन मुझे और ऑप्शन का नहीं बताया गया है। ठीक है, ये दोनों ने कहा कि हमें और ऑप्शन याद नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन मुझे बताया, वो मैं आपको बताता हूँ। सुनो, एक्जान और डेंड्राइट्स। तो अब देखें, डेंड्राइट्स को हम देखते हैं तो ये सेल बॉडी की तरफ नर्व्स इम्पल्स को लेके आता है। जबकि कोई भी स्टिमुलाई वगैरह हो तो वो सेल बॉडी की तरफ लेके आता है। जबकि एक्जान जो है वो क्या करता है, सेल बॉडी से अवे लेके जाता है, यानी कि न्यूरॉन से अवे लेके जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्जान बन जाएगा। ठीक है, अच्छा तीसरी एमसीक्यूज हमारे पास ये है कि डैश कैथोड इज़ यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। कहता है कि कौन सा कैथोड हम यूज़ करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए हम कैथोड कौन सी यूज़ करते हैं, फ्लैट कैथोड, राउंड कैथोड, या परफोरेटेड कैथोड, या ओवल। तो अब देखें, यहाँ पे ये सिंपल एक लाइन है, वो आपको याद होगा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से है। ठीक है, इसमें हम कैथोड को यूज़ करते हैं परफोरेटेड का मतलब होता है सुराख वाला, होल वाला। तो उस वजह से हम लोगों ने इस
उसी वजह से हम लोगों ने केनार रेज का भी नाम दिया था, पॉजिटिव रेज को केनार रेज का नाम दिया था, क्योंकि वो कैथोड के होल में से गुजर के जा रहा था, होल में से गुजर रहा था, इसलिए होल को केनाल भी कहते हैं। तो इसलिए याद रखना कि कैथोड को डिस्कवर या प्रोटॉन के लिए जो कैथोड यूज़ किया जाता है वो परफोरेटेड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ ये है कि विच वन इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल, इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, ठीक है। इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोफाइल को देखें कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा स्पीशीज़ जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या करें, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये खुद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा ना, कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी किसके पास हो सकती है, पहले ये सोचो। जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो ये तो कन्फर्म हो गई कि ये Br पॉजिटिव जो है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये तीन जो ऑप्शन है उसको हम देखते हैं। वाटर देखते हैं, वाटर के जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर होगा तो ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। इस तरह से अमोनिया है NH3, अमोनिया का जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो ये भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल की तरफ जाएगा। जबकि मीथेन में हम जाते हैं तो मीथेन के जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है और कार्बन के पास कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है, तो ये ना इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है। तो अब यहाँ पे हमारे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या होगा, अल्फ़ा हमारा ऑप्शन बनेगा। Br पॉजिटिव जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है और वाटर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, अमोनिया भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, जबकि मीथेन जो है न इलेक्ट्रोफाइल है न न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये एक सिंपल लाइन है, एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में आप जाके देखें, इलेक्ट्रोफाइल के टॉपिक में जाके देखें, वहाँ पे एग्जांपल है इसके, ठीक है। वो आप वहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हैं मज़ीद, ठीक है। MCQs नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं। In which of the following reaction rate of reaction is not affected by increasing concentration of nucleophile, इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी कि कहता है कि कौन सी रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इफेक्ट नहीं होता अगर हम न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करें। तो अब नीचे ऑप्शन पे आ जाते हैं, SN2 है, E1 है, SN1 है, नन ऑफ दीज है। तो अब देखते हैं जी, SN2 का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है इसका जो सिंबल है। और E1 का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन बाय यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। SN1 का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है ये भी। तो अब यहाँ पे देखें, ये रिएक्शन हो SN1 हो या E1 हो या SN1 हो, ये दोनों मतलब इसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं, टोटल 2 स्टेप्स होते हैं। और फर्स्ट स्टेप्स में हम देखते हैं तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास जो होता है वो स्लो स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। और स्लो स्टेप में कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं यूज़ होता। वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास जो हो उसको हम मतलब पोलर सॉल्वेंट के अंदर डाल देते हैं, उसकी आयनाइजेशन हो जाती है। जब आयनाइजेशन हो जाता है तो वहाँ पे हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटाइन बनता है। इन दोनों के केस में वहाँ पे स्लो स्टेप से हम ही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं, स्लो स्टेप से। तो स्लो स्टेप में कोई न्यूक्लियोफाइल इनका यूज़ नहीं होता, तो स्लो स्टेप में इनका न्यूक्लियोफाइल यूज़ नहीं होता। तो इन दोनों के अंदर, इन दोनों में अगर हम देखें तो इन दोनों में अगर हम ये बात देखें कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करें तो इन दोनों में ये चीज़ नहीं हो सकता, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करें तो इन दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होता। SN2 का इफ़ेक्ट होता है, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने ये पूछा है कि अगर हम इंक्रीज़ करें किसकी कंसंट्रेशन को, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करें, तो फिर आप ये बताएँ कि किसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसका रेट ऑफ रिएक्शन इफ़ेक्ट होता है, E1 का रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट नहीं होता, S1 का भी रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट नहीं होता। तो इन दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो इफेक्ट नहीं होता अगर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हम इंक्रीज़ करें, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन हम इंक्रीज़ करें तो इन दोनों का जो रेट है उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं जाता। अगर बोथ B एंड C का ऑप्शन होता तो हम उसके ऊपर जाते, अगर बोथ B एंड C का ऑप्शन नहीं है तो हम नन ऑफ दीज के ऊपर जाएंगे। वजह आपको मैंने समझा दिया, वजह यही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। मज़ीद MCQs जब मुझे मिलेंगे इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा, यहाँ पे अपलोड करता जाऊँगा। लेकिन आप लोगों का काम क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें
और इंशाल्लाह मज़ीद जितने भी MCQs मुझे मिलें मैं वो MCQs यहाँ पे लाऊंगा जो कन्फर्म हो, जो बिल्कुल PMC के टेस्ट में आए हुए हों, और इनमें से भी कोई 1-2 MCQs ऐसे हों जो PMC के टेस्ट में ना भी आ जाए तो उनको भी प्रैक्टिस करें। किसको पता है कि आने वाले टेस्ट में वो MCQs भी पूछा जाए। तो आप प्रैक्टिस करें, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो MCQs नहीं सॉल्व हो सकता, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करें, बाकी इंशाल्लाह मुझे जितने MCQs मिलेंगे वो मैं यहाँ पे अपलोड करता जाऊँगा। आप लोगों का काम ये है कि आप लोग चैनल को, अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इससे हमें एनर्जी मिलती है और हम मज़ीद भी जितने MCQs मिल जाए इंशाल्लाह वो MCQs आप लोगों के हाथ लेके आएंगे। और आप लोग इस वीडियोज़ को देखें और इंशाल्लाह प्रैक्टिस करें और अल्लाह पे भरोसा रखें, और इंशाल्लाह आप लोगों का जो काम है वो आप लोगों का जो मंजिल है वो आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।